देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। TV9 भारतवर्ष के वॉर रूम में स्वागत है आप सभी का। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में हैं। रूस से खतरनाक और आधुनिक हथियारों की बड़ी डील होने वाली है। हम आपको इस डील की एक एक डिटेल बताएंगे। रूस में चीन की बेइज्जती और भारत के आदर सत्कार की पल पल की रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके अलावा आपको भारत से बातचीत के लिए तड़पते चीन की खबर भी दिखाएंगे। बताएंगे चीन क्यों तड़प रहा है भारत से बातचीत के लिए। चीन के इस ऑफर पर हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, उसका अगला कदम क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे तमाम एक्सपर्ट से। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। और इस वक्त की बड़ी खबर, चीन लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन इस बार चीन का वीडियो प्रोपेगेंडा भी फेल हो गया है। चीन के जवान 90 सेकंड में जिस काम को करते दिख रहे हैं, वही काम भारतीय जवान 26 सेकंड में कर देते हैं। वीडियो वॉर में चीन की एक बार फिर करारी हार हुई है। तो चीन प्रोपेगेंडा भी जो फैला रहा है उसमें भी फेल हो रहा है। चीन वैसे तो प्रोपेगेंडा फैलाने में मास्टर है, लेकिन इस बार प्रोपेगेंडा में भी उसने मात खाई है और वीडियो वॉर में चीन भारत से हारा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, लगातार चीन की तरफ से एक के बाद एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें वो अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो 90 सेकंड में जो चीन के जवान राइफल को असेंबल कर रहे हैं, ये काम भारतीय जवान मात्र 26 सेकंड में करते हैं। तो चीन को अभी और सीखना पड़ेगा कि भारत से मुकाबला करने में वो किस तरह से अभी भी बहुत पीछे है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। भारत के जवान इस काम को 26 सेकंड में कर देते हैं, जिस काम को करने में लगभग 4 गुना टाइम लेता है चीन। ये दो तस्वीरें, एक तरफ चीन के 90 सेकंड, दूसरी तरफ भारत के 26 सेकंड। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक हाथ से, जहां चीन के जवान दोनों हाथ से एक राइफल को असेंबल करने में 90 सेकंड का वक्त ले रहे हैं, वहां भारत के जवान एक हाथ से, क्योंकि दूसरे हाथ में उनके एक दूसरी राइफल है, एक राइफल को वो न केवल उसके पुर्जे खोल देते हैं, बल्कि उसी राइफल को मात्र 26 सेकंड में असेंबल भी कर देते हैं। तो ये भारत की ताकत है, ये भारतीय जवानों की काबिलियत है, जिसके आगे चीन के जवान कहीं नहीं ठहरते। और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत अब 1962 का भारत नहीं है। और चीन की जो PLA की जो आर्मी है, उसको जो बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है, क्योंकि भारत के पास बहुत एज है, युद्ध की महारत हासिल है भारत के पास। और भारत के जो ये सैनिक हैं, ये किस कदर, आप वीडियो में देख सकते हैं किस कदर उनसे बहुत ज्यादा आगे हैं। न केवल हथियारों को इस्तेमाल करने के मामले में, न केवल भारत के जवान हथियारों को अच्छे तरीके से जानते हैं, बल्कि उनको इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से आता है उनको। और चीन एक बार देख ले आंखें खोलकर ये तस्वीरें और समझ जाए कि जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसका प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। और चीन जो लगातार जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है चीन के ऊपर मानसिक दबाव बन जाएगा इस वीडियो को देख के। अगर वो इस वीडियो को देख लेगा तो उसके सैनिक, उसके जनरल हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि जिस काम को उसके सैनिक 90 सेकंड में करते हैं, उसके
उसी काम को भारतीय जवान मात्र 26 सेकंड में कर रहे हैं। एक बार हम आपको इन तस्वीरों को और बड़ा करके दिखाते हैं और जरा और अच्छे से समझाते हैं। आप समझिए इन तस्वीरों को, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे चीन का प्रोपेगेंडा एक बार फिर से फेल हो गया है, चीन एक बार फिर से मात खा चुका है। ये जो वीडियो है, ये चीन का वीडियो। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, पहले चीन को समझ लीजिए। ये चीन के जवान हैं जो आप देख सकते हैं, राइफल्स जो है उनको असेंबल कर रहे हैं और कहा जाता है कि जो जितनी तेजी से इसको असेंबल कर सकता है, जितनी तेजी से इसको खोल सकता है, वो उतना ही ज्यादा इस पर महारत हासिल करता है। तो ये चीन के जवान इस काम को 90 सेकंड में कर रहे हैं, 90 सेकंड में चीन के जवान। और इधर आइए, ये हैं भारतीय जवान। और एक खास बात है इस वीडियो में जिसको आप ध्यान से देखिए। खास बात यह है कि इन जवानों के दोनों हाथों में राइफल है और देखिए, एक हाथ में राइफल वो पकड़े हुए हैं जवान और दूसरे हाथ से उसको वहां पुर्जे पुर्जे खोल रहे हैं। सेम यहां पर इसी जवान के हाथ में भी एक हाथ में दूसरी राइफल है और एक हाथ से ये खोल रहा है जवान इस राइफल को। और मात्र 26 सेकंड में भारत के जवान इस राइफल को फिर असेंबल भी कर देते हैं। ये यहां पर देखिए असेंबलिंग हो रही है, ये अब एक हाथ में राइफल है और दूसरे हाथ से असेंबलिंग हो रही है। ये भारत के जवान हैं, भारतीय जवानों की काबिलियत है, उनका शौर्य है, उनका पराक्रम है कि चीन के जवान वो उसके आगे भी कहीं नहीं ठहरते। युद्ध में तो वैसे वो ठहरते है ही नहीं, लेकिन इस काम में भी उनको कुछ नहीं आता सिवाय प्रोपेगेंडा फैलाने के। और प्रोपेगेंडा फैलाने में भी अब वो फेल हो चुके हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए तमाम इस वक्त एक्सपर्ट्स हैं। मैं आपको सबसे पहले उनसे रूबरू करवाता हूं। मेरे साथ रामेश्वर सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं मॉस्को से। युक्तेश्वर कुमार हैं जो कि लंदन से जुड़ रहे हैं, चीन के एक्सपर्ट हैं, साइनोलॉजिस्ट हैं, कॉलमिनिस्ट हैं। आरजू काजमी है, पाकिस्तान से जुड़ रही हैं, पत्रकार हैं हमारे साथ। आदित्य राज कौल हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस डिबेट में। रोहित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। और मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जो लगातार लद्दाख से आपको पल पल का हाल बता रहे हैं कि किस तरह से भारत के पास वहां पर एज है और लगातार बता रहे हैं कि भारतीय सेना की कितनी पुख्ता तैयारी है। एक बार जल्दी से उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ये जो वीडियो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है चीन, उसमें भी मात खा रहा है। 90 सेकंड, उस काम को तो 1/4 लगभग समय में भारत के जवान कर देते हैं 26 सेकंड में। यानी जो आप लगातार बता रहे हैं, एयर डोमिनेंस, माउंटेन टेरेन पे भारत का अनुभव, और एक बार फिर यह साबित करता है कि चीन हर जगह मात खा रहा है। देखिए गौरव, जितनी चीज़ें सामने आ रही हैं, ये सब चीज़ें जिसे कहते हैं कि डेस्परेशन में जो की जाती हैं, हताशा में की जाती हैं, वही चीन लगातार कर रहा है। क्योंकि यहाँ जो लद्दाख में मैं देख रहा हूँ, ये लद्दाख की आपको पीछे पहाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं। पहली बात तो ये कि भारत का एयर डोमिनेंस हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या फिर वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, चिनूक हो, अपाचे हो, सबसे घातक हेलीकॉप्टर, ये सब लगातार निगरानी कर रहे हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो एडवांस लैंडिंग फील्ड है वहां पर लगातार लैंडिंग हो रही है। और दूसरी एक और अहम बात है कि जो ये माउंटेन वारफेयर है, उसमें भी भारत की सुपीरियॉरिटी है। ये सारी चीजें जो हैं वो चीन के एकदम खिलाफ जारी हैं। और कॉम्बैट एयर पेट्रोल जो होता है वो लगातार जारी है इस पूरे इलाके में। किसी भी सूरत में अगर जरूरत पड़ी तो जो फुली आर्म्ड एयर इंटरसेप्टर होते हैं वो किसी भी सूरत में स्क्रैम्बल कर सकते हैं। ये सारी चीजें, यहाँ का जो पूरा सिनारियो है, ये सब चीजें चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा थ्रेट है। तो उसके लिए उसको, चूंकि अब चीन को अपनी लिमिटेशन मालूम पड़ गई है, चीन इस लिमिट के आगे नहीं बढ़ सकता, ये क्लियर है। तो अब उसको साइकोलॉजिकली प्रोपेगेंडा वार के जरिए काउंटर करने की कोशिश है। गौरव, बिल्कुल, और वो प्रोपेगेंडा वार दिख भी रहा है। मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा युक्तेश्वर कुमार सबसे पहले। वैसे मॉस्को जाना भी बहुत अहम है क्योंकि वहां पर हमारे रक्षा मंत्री हैं और भारत और रूस के बीच कई बड़ी डील हो सकती है। S-400 की जो डील है उसमें तेजी आ सकती है और बहुत कुछ अहम है डिप्लोमेसी के हिसाब से भी। रामेश्वर जी, आपके पास आता हूं, लेकिन युक्तेश्वर कुमार पहले, क्योंकि आप चीन के एक्सपर्ट हैं, चीन को बहुत करीब से जानते हैं। ये वीडियो जिस तरह से हमारे संवाददाता लगातार लद्दाख के बारे में बता रहे हैं और जिस तरह से खबरें आ रही कि चीन अब गिड़गिड़ा रहा है कि भारत उसके साथ बात कर ले, अगर रक्षा मंत्री के स्तर पर नहीं तो मिलिट्री अधिकारियों के स्तर पर, यह क्या बताता है? जी, ये चीन जो है प्रोपेगेंडा का पंडित है और मैं देख रहा हूं 32 साल से। अभी आपने वीडियो दिखाया, मैंने एक और वीडियो भी देखा है उसका, ग्लोबल टाइम्स का, उसको ट्विटर पे कोई भी देख सकता है। तो चीन थोड़ा तिलमिला गया है। क्यों तिलमिलाया? सिंपल सा चीज है, क्योंकि आज की बड़ी खबर देखें तो वेणु माधव डोगरा जो भारतीय मूल के हैं और अफगानिस्तान में रहते हैं, उसको चीन चाह रहा था कि पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 सैंक्शन कमेटी में उसको टेररिस्ट बना दिया जाए। उसका अमेरिका ने बिल्कुल बायकॉट कर दिया है और सारे वेस्ट के जो देश हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उसको बायकॉट कर रहे की। और ये बहुत बड़ी खबर है
तो पाकिस्तान को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि भारत को अमेरिका से। युक्तेश्वर जी, आपको रोकूंगा, ये तस्वीरें बहुत अहम हैं और हर भारतवासी को ये तस्वीर देखनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को आप देख रहे हैं, जो कि लद्दाख के दौरे पर जा रहे हैं। आज 2 दिन का उनका लद्दाख का दौरा है और बहुत अहम है। वहां वो नॉर्दर्न आर्मी चीफ के नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ है उनके साथ वो लद्दाख में तैयारियों का जायजा लेंगे। और ये बहुत अहम है ये तस्वीरें, क्योंकि इस वक्त अगर सेना का सबसे बड़ा अधिकारी, थल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी अगर लद्दाख जा रहा है, तो चीन को समझ जाना चाहिए कि भारत किस कदर तैयार है और भारत किस कदर चीन के हर प्रोपेगेंडा का और चीन के हर धोखे का जवाब देने के लिए तैयार है। ये वायुदूत जो विमान आप देख रहे हैं, इसके जरिए मनोज मुकुंद नरवणे जो कि आर्मी चीफ हैं, वो लद्दाख जा रहे हैं। लेह लद्दाख में वो आर्मी की तैयारियों का जायजा लेंगे। और वो देखिए, अब उनके विमान का दरवाजा बंद होते हुए और अब यहां से वो लेह के लिए रवाना हो जाएंगे। युक्तेश्वर जी, ये कितना अहम हो जाता है जब इस वक्त इस तरह की टेंशन चल रही हो और आर्मी चीफ खुद वहां जा रहे हो तैयारियों का जायजा लेने। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आर्मी चीफ खुद लद्दाख जा रहे हैं और सारा कुछ देख रहे हैं, तो उससे एक बहुत बड़े सिग्नल चीन को मिलेगा। क्योंकि चीन का वेस्टर्न थिएटर कमांड का जो मेजर जनरल है, उसकी नजरें क्या है कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो चाइना का सबसे बड़ा मिलिट्री कमीशन होता है और उसके सबसे जो चेयरमैन होते हैं वो सी जिनपिंग होते हैं, तो उसके अंदर में जाकर के और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सेंट्रल कमेटी का उसको मेंबर बनना है, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनना है उसको। तो लेकिन वो भी जो बॉर्डर पे वो नहीं जा रहा है। और जब हमारे आर्मी चीफ बॉर्डर पे जाकर के जवानों को, उनको एक तरफ से उन्हें जब इंकरेजमेंट करेंगे, और इधर से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जब रूस में जा रहे हैं, और अमेरिका से खुद ही, अमेरिका का जो विदेश मंत्री है वो बार बार बोल रहा है कि चीन बहुत ही घटिया नीच देश है, ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। और जो कि आज तक, और जो यूएन में जो डिप्लोमेसी की आप जो बात कर रहे थे और जो चीन और पाकिस्तान को करारा झटका लगा है जिसकी आप बात कर रहे थे, उस पर भी मैं आऊंगा। आपसे आरजू काजमी पाकिस्तान से जुड़ी है, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन मैं जरा रामेश्वर जी के पास जाना चाहता हूं। रामेश्वर जी, एक तरफ RIC की मीटिंग वर्चुअल, जिसमें भारत के विदेश मंत्री शामिल होंगे, रशिया के और चाइना के विदेश मंत्री शामिल होंगे। दूसरी तरफ रूस में, जहां इस वक्त आप हैं, वहां पर हमारे रक्षा मंत्री मौजूद हैं, जो कि वहां पर रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत करेंगे। इसके अलावा तमाम डेलीगेशन लेवल पर बातचीत होगी, दूसरे देशों से बातचीत होगी। तीसरी तरफ मनोज मुकुंद नरवणे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो कि हमारे आर्मी चीफ हैं। ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां ये लेह की तरफ हम निकल चुके हैं और वहां तैयारियों का जायजा लेंगे। तो सर, आपके हिसाब से आपको इन सब चीजों से क्या सेंस मिल रहा है? क्या लगता नहीं कि चीन अब गिर चुका है, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो और चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हो? बिल्कुल, आप बिल्कुल अगर जी सही कह रहे हैं, क्योंकि चीन अब बिल्कुल डर चुका है, क्योंकि वो एक दूसरा जो उनके प्रोपेगेंडा के चैनल्स हैं, चाहे वो ग्लोबल टाइम हो, चाहे वो सब फेल हो चुके हैं। क्योंकि चाइना को सब अब समझ चुके हैं, पूरी दुनिया समझ चुकी है, तो उसकी चाल को सब समझते हैं। और अगर आप रूस की बात करते हैं, रशियन अथॉरिटी भी ये बिल्कुल जानती है कि ये लोग रिलायबल लोग नहीं हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत ही अहम विजिट है हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी की। और अगर आप देखेंगे कि अगर ऐसे मनोबल बढ़ता रहेगा, लोग सैनिक देखेंगे, हमारा पूरा देश देख रहा है। सबसे बड़ी चीज है आज के समय में प्रोपेगेंडा। और आज जो है भारत उसमें आगे जा रहा है, और हमारी मीडिया सारे हमारे देश के लिए, देश का, हमारे सैनिकों को मदद कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। ठीक है। बहुत अहम बात आप बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं रामेश्वर जी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बहुत अहम है। आर्मी चीफ लद्दाख रवाना हो चुके हैं, उनका विमान अब बढ़ चला है आगे, थोड़ी देर में ये टेक ऑफ करेगा और फिर जब ले उतरेंगे तो सोचिए उस सैनिक का सीना कितना चौड़ा हो जाएगा जो इस वक्त लद्दाख में तैनात है। या देशवासियों को कितनी ज्यादा ताकत मिलेगी जब उनको यह पता चलेगा कि उनका सबसे बड़ा अधिकारी, देश की थल सेना का चीफ लद्दाख में मौजूद है और तैयारियों का जायजा ले रहा है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ी तस्वीर चीन के सीने पर छुरी चलाने वाली।
देखिए निश्चित तौर पर ये दूसरी उनकी विजिट है खासतौर पर स्टैंड ऑफ के बाद, और इसको पहली विजिट कह सकते हैं 15 तारीख के बाद, क्योंकि गौरव अभी जो ये विजिट है ये 2 मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मायना कि ना सिर्फ अपनी तैयारियों का जायजा लेना, आपको याद होगा कि एयरफोर्स चीफ भी 17 और 18 तारीख को पहुंचे थे, उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद वो पहले ले गए, उसके बाद वो श्रीनगर गए, और आर्मी चीफ भी पहले ले जाएंगे और उसके बाद श्रीनगर जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमारे जवान जो घायल हुए थे गलवान में उनसे मिलना, क्योंकि जवानों का मनोबल ऑन ग्राउंड बढ़ाना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और जब सबसे बड़ा लीडर या फिर आपका सबसे बड़ा ऑफिसर जब आपके बीच पहुंचता है तो जवानों के उस मनोबल को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। और ये दोनों चीजें जो होती हैं ये एक आप इसे कह सकते हैं वॉर टैक्टिक्स या फिर एक सोल्जर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आर्मी चीफ जब आप वहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले वो लैंड करते ही करीबन हमें बताया जा रहा है 2 बजे के करीब वो वहां पे लैंड करेंगे, 1:30 से 2 बजे के बीच, और उसके बाद वो सीधे पहले उस हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर हमारे वो जवान हैं, उनसे बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद उनके साथ जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं उनके साथ वो दूसरे ऑफिसर से मिलेंगे, लगातार रिव्यू करेंगे सिचुएशन का, और इसके बाद जो कल मीटिंग हुई थी 14 कोर कमांडर की उनके साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से अपडेट दे दिया गया था देर रात, लेकिन ऑन ग्राउंड कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, कैसे कुछ चीजों के बारे में बातचीत करनी है और कैसे अब हमको चीन को काउंटर करना है। खासतौर पर यह भी क्योंकि लगातार आर्मी को फ्री हैंड दिया गया है, फोर्सेस को फ्री हैंड दिया गया है कि आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, तो उसकी स्ट्रैटेजी डेवलप की जाएगी। अपने ऑन ग्राउंड ऑफिसर से बात करके यह देखा जाएगा कि अगर चीन के रुख में भी क्या कुछ नरमी आई है या फिर चीन दोबारा से दिखा कुछ रहा है और कर कुछ रहा है, इन सभी चीजों को लेकर बातचीत की जाएगी। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आर्मी चीफ की विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज रक्षा मंत्री भी डिफेंस काउंटर पार्ट से रशिया से मिल रहे हैं और लगातार भारत की ऑन ग्राउंड स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है वो इन्हीं मीटिंग्स के रिव्यू के बाद तय किया जाएगा। गौरव, ठीक है सुमित, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सुमित ने समझा दिया कि ये कितना अहम है। और एक तरफ जब रक्षा मंत्री रूस में है तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो लद्दाख जा रहे हैं और उनका क्या कार्यक्रम है आज का। लेकिन क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में है और ये आज का सबसे बड़ा इवेंट है, तो हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये डिफेंस डील और डिप्लोमेसी किस तरह से भारत तीनों लेवल पर एकदम सधी हुई चाल चल रहा है। और हम आपको बता रहे हैं पल पल का अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है हमारे, उनकी रूस में हाई लेवल मीटिंग है आज और रूस के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह मिलेंगे। और जब रक्षा मंत्री उनसे मिलेंगे तो डिफेंस पे बात होगी, डील पे बात होगी, डिप्लोमेसी पे बात होगी, एडवांस हथियारों की डील। डिफेंस सेक्टर में रूस से कई अहम समझौते हो सकते हैं जिसमें S-400 एंटी मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम जो कि भारत ने रूस के साथ डील की हुई है और भारत को मिलना था लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ, उसको कैसे जल्दी से जल्दी भारत लाया जाए इस पर बात होगी। इसके अलावा आप MiG-29, सुखोई 30 MKIs, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हथियार हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो भारत को रशिया से डील में मिल सकती हैं और उस पर बात हो सकती है। तो आइए जल्दी से हम आपको इस बारे में जानकारी देते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, रूस के रक्षा मंत्री से मिलेंगे राजनाथ सिंह। रूस के रक्षा मंत्री की यह मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि मॉस्को में 75वीं विक्ट्री परेड है जिसमें शामिल हो रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और फिर राजनाथ सिंह की रूस में हाई लेवल मीटिंग्स हैं, केवल रक्षा मंत्री से नहीं, उसके अलावा भी कुछ और मीटिंग्स हैं उनकी, वहां भी उनसे भी मिलेंगे। और इसके अलावा खबर तो यह भी है कि दूसरे देशों के, रूस के अलावा चाइना को छोड़कर दूसरे देशों के भी डेलीगेशन से मिल सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरे का दूसरा दिन है ये, और ये दूसरा दिन बहुत अहम है। मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री शोइगु से राजनाथ सिंह की मुलाकात होनी है, यह बहुत अहम है। इसके अलावा रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत हो सकती है क्योंकि 1962 याद होगा आपको, जब सोवियत संघ था और जब भारत और चाइना में युद्ध हुआ था तो रूस ने किसी का साथ नहीं दिया था। उन्होंने कहा था एक तरफ दोस्त है तो दूसरी तरफ भाई है। लेकिन अब क्या रूस की यहां पर रूस का स्टैंड क्या है वो जानना बहुत अहम है। भारत S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी जल्द करने की मांग करेगा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, और यह बहुत एडवांस मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम है। सुखोई 30, MiG-29, T-90 टैंक के उपकरण की सप्लाई तुरंत करने की मांग करेगा भारत, क्योंकि ये बहुत अहम है। इस वक्त राजनाथ सिंह के रूस के दौरे में और कई बड़े नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। तो ये हम राजनाथ सिंह के बारे में बात कर रहे थे और ये दौरा इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि एक तरफ चीन कह रहा है कि भारत अगर रक्षा मंत्री के स्तर पर वहां बातचीत नहीं कर सकता तो कम से कम मिलिट्री जो अधिकारी हैं उनके साथ
या रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उस लेवल पर बातचीत करें, लेकिन भारत ने इसको सिरे से नकार दिया है। आदित्य राजकौल, मैं आपके पास आऊंगा। वो तस्वीरें हमने देखी थी आदित्य जी, सबने देखी थी, क्या मनोबल था वहां पर जब सामने चीन के सैनिक खड़े हो और भारत का सैनिक न केवल उसके सामने डट के खड़ा हो बल्कि उससे मजाक भी कर रहा हो, गोलगप्पे खाएगा। वो वीडियो आपने भी देखा होगा। यह बताता है मनोबल भारत के सैनिक का, यह बताता है कि किस तरह से भारत के सैनिक हर स्थिति में तैयार हैं और सामने वाले का मनोबल तोड़ने के लिए तैयार हैं। और उस स्थिति में जब रूस में हमारे रक्षा मंत्री इतने अहम डील कर रहे हो, इतनी अहम बातें कर रहे हो, उसका क्या असर पड़ता है? बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा कि ये जो पहले हफ्ते का वीडियो था मई महीने का, मेरी जानकारी के हिसाब से नाकुला का, जो ईस्टर्न साइड पर पड़ता है भारत और चीन के बीच में, और कैसे भारतीय सेना के राजपूत रेजिमेंट के जवानों ने काउंटर किया वहां पर, ना ही सिर्फ रोका बट ये भी प्रदर्शित किया कि कौन वहां पर दम रखता है। और अगर भारत तो पीस चाहता ही है, शांति चाहता ही है, लेकिन अगर कोई ललकारेगा, अगर कोई इंट्रूजन करेगा, अगर कोई घुसपैठ करने की कोशिश करेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। तो वो वीडियो से ये दर्शाता है कि वहां पर भी गलवान घाटी में मई महीने में या अभी जून 15 के आसपास क्या घटा होगा। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है 2 विजिट्स जिसकी बात आप पिछले आधे घंटे से कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को में है और अपने डिफेंस काउंटर पार्ट से मिलेंगे। डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होंगी। ये अटकलें भी लग रही हैं कि क्या रशिया भारत और चीन के बीच में मीडिएशन कर सकता है। हालांकि नई दिल्ली ने ऑलरेडी बता दिया है कि कोई मीडिएशन नई दिल्ली नहीं चाहता है इस वक्त। लेकिन साथ ही जो आर्मी चीफ है वो दूसरी विजिट पर अभी जा रहे हैं। फॉरवर्ड एरियाज में चुशूल, पैंगोंग और बाकी एरियाज में भी जाएंगे वो हॉस्पिटल के अलावा। बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि आर्मी चीफ इज वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक्स हियर। और चाइना में इतनी हाईएस्ट रैंक का बंदा कोई गया नहीं है बॉर्डर के आसपास। तो जो मोराल है फोर्सेस का चाइना की ओर पे बहुत ही लो है। नहीं, चाइना के अलावा मैं पाकिस्तान पे भी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि आरजू काजमी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी है, मैं उनके पास जाऊंगा। पाकिस्तान किस कदर यहां पर बौखलाया हुआ है? लगातार पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिज्म है, सेना उसका भी सफाया कर रही है, हम लगातार देख रहे हैं। जैश के 2 और कमांडर ढेर किए गए हैं। आर्मी चीफ जिनकी हम बात कर रहे हैं वो न केवल ले जाएंगे बल्कि वो श्रीनगर भी जाएंगे। तो आरजू काजमी, मेरा सवाल तो आपसे यही है कि आप लोगों को हमने बालाकोट भी दिखाया, हमने उरी का जो बदला था वो भी आपसे लिया, सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी, उसके बावजूद आप लोगों को क्या ये लग रहा है कि आपके लिए मौका है और आप जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिसका भारतीय सेना ने कल मुंहतोड़ जवाब भी दिया, आखिर पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है और उसको क्यों समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहे जब भी चाहे, टेंशन के समय चाहे टेंशन ना हो तब भी चाहे, वो भारत से जीत नहीं सकता? जी, पाकिस्तान बिल्कुल भी इस तरह से कुछ नहीं कर रहा है। ये आप लोग मुसलसल एलिगेशंस लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। सबसे बड़ी बात तो ये कि चाइना के साथ आपका वो रवैया नहीं है, चाइना के साथ आपका वो रिएक्शन और वो सब कुछ आप नहीं कर रहे जो आप, अगर यहाँ पे पाकिस्तान होता तो आपका बिल्कुल कुछ और ही, आप कुछ और तरीके से बात कर रहे होते। आपने कहना था कि जी बहुत नुकसान हो गया। लेवल तो होना चाहिए मैडम, लेवल तो होना चाहिए। उस लेवल पे हो तो आप, यानी आपने मान लिया कि आप उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे भारत और चाइना है। लेवल के हिसाब से बात होगी ना मैडम। क्या आपकी आर्मी, आपका देश, आपकी इकोनॉमी, आपका कंट्री, आपका रेस्पेक्ट ग्लोबली क्या है भारत के बराबर या चाइना के बराबर? नहीं, मैंने कब कहा कि हमारी इकोनॉमी भारत के बराबर है या चाइना के बराबर है? मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि आपके लिए तो वही बात है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कि क्योंकि चाइना के पास पैसा है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप चाइना के साथ कुछ बोल सके। अगर हिम्मत नहीं होती तो 53 सैनिक चीन के मारे गए हैं और चाइना ने भी कबूल लिया है कि उनका अधिकारी मारा गया। आरजू काजमी, ये हिम्मत ही तो है, ये शौर्य ही तो है। सोल्जर आ रहे हैं और आपके सोल्जर्स की मार लगा के जा रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप कोई सख्त किस्म की स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे। चलिए अच्छा, आपको भारत की एक और ताकत दिखाते हैं। केवल मिलिट्री फ्रंट पे नहीं, भारत वैसे और कितना ताकतवर है इसका अंदाजा हम आपको अब हरिद्वार ले जाके दिखाते हैं, जहां पर कोरोना की दवा लॉन्च की जा रही है। कोरोना की दवा, जी हाँ, कोरोना जो कि दुनिया भर में लोगों को, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, उसकी दवा भारत में लॉन्च की जा रही है। सीधे चलते हैं हरिद्वार। जर्नल्स के भी अंदर हमने साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश करवाए हुए हैं। और दूसरा, ये जो कोरोनिल है, कोरोनिल में गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा,
यह है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और एक साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कंट्रोल करते हुए मधुमेह को नियंत्रित करने में, ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को और पूरे हमारे नाड़ी तंत्र को, क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल करने में बॉडी को सपोर्ट करता, बॉडी की इम्यूनिटी के बूस्टर के तौर पर। तो ये कोरोनिल और स्वासारी, साथ में ये अणु तेल नासिका में डलवाते हैं। ये भी कोरोना का जो प्रभाव हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होता है उसको क्लीन करके, कोई यदि हमारे श्वास नलिका में भी कोरोना के किसी भी प्रकार का प्रभाव है तो उसको हमारे स्टोमक तक ले आता है और स्टोमक में जो भी हमारे स्वाभाविक रूप से जो उसके अंदर क्या बोलते हैं, पेट के अंदर जो एसिड्स होते हैं वो एसिड उसको कोरोना को अपने आप मार देते हैं। तो ये 3 औषधियां मुख्य रूप से हैं। एक अणु तेल है सुबह नासिका में डालने के लिए 3 से 5 बूंद, ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार। इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं डॉक्टर तोमर से कहूँगा कि यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो पहले डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी इस संदर्भ में क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग है कि किस तरह से साइटोकाइंस का एक तूफान उठता है, सबसे बड़ी बात होती है इस कोरोना के अंदर, उस साइटोकाइंस के तूफान को कंट्रोल करने में भी जो सारे जो IL-6 का किस तरह से डाउन आया, किस तरह से HSCRP से कंट्रोल हुआ, थोड़ी डिटेलिंग के साथ मैं चाहूंगा डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी का एक बार प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है प्रोफेसर तोमर साहब का। और जो यह चुनौतीपूर्ण कार्य था और इसमें बहुत तरह की बाधाएं भी आई कि आयुर्वेद का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करना यह अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम भरा काम लोग मानते थे कि ऐसा तो नहीं कि कहीं लोक भाषा में बोलते हैं कि कहीं कोई बला गले तो नहीं पड़ जाएगी, कोई बला गले पड़ी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बला टल गई। उसके लिए डॉक्टर तोमर जी का हम अभिनंदन करते हैं और 2 शब्द इसके बारे में कहेंगे। एक बात ये कहता हुआ कि इसकी उपलब्धता अभी 7 दिन के अंदर पतंजलि मेगा स्टोर, चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों पर हम करवा देंगे। अभी ये सब जगह उपलब्ध नहीं है, कोई इसके लिए हाय तौबा ना मचाए। और अगले सोमवार तक ऑर्डर मी नाम का एक ऐप लॉन्च कर दे रहे हैं हम। घर बैठे लोग ऑर्डर मी के माध्यम से पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी कोशिश करेंगे। इसके बाद सेकंड उस चरण में सोमवार को हम ऑर्डर मी लॉन्च करेंगे और अपने घर बैठे 1 से 3 दिन के अंदर हम ये कोरोनिल, स्वासारी और अणु तेल कोरोना की दवा हम उनके घर बैठे पहुंचा सकेंगे। इसके लिए भी मैं श्रद्धेय आचार्य श्री का अभिनंदन करता हूं। पूरी हमारे IT की टीम बहुत बड़ा पुरुषार्थ इसके लिए रात दिन कर रही है। जी डॉक्टर। परम आदरणीय विश्व गुरु, योगा गुरु श्री रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, जो बहुत बड़े पंडित हैं। तो देखिए, बाबा रामदेव ने TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है और आज उसी दवा को लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव, उनके साथ आचार्य बालकृष्ण और उनकी पूरी टीम इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, जो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में उन्होंने कोरोना की दवा का ऐलान किया और न केवल दवा बल्कि उस ऐप के बारे में बताया जिससे आप उस दवा का ऑर्डर दे सकते हैं। तो चलिए, अभी इस दवा के बारे में बाबा रामदेव का तो दावा है कि 7 दिन में 100% इससे ठीक हुए हैं कोरोना के मरीज, लेकिन धीरे धीरे इसके और असर के बारे में पता चलेगा जब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर से भारत चीन टक्कर पर जो वॉर रूम इस वक्त TV9 भारतवर्ष में है उस पर फिर से लौटते हैं और मैं आपके पास आता हूं रोहित, आप क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई। आरजू काजमी, मैं दूंगा आपको मौका, आपकी बात भी पूरी नहीं हो पाई कि आखिर पाकिस्तान को आप कह रही हैं कि पाकिस्तान और चीन को बराबर देखना चाहिए, किस लिए देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए? रोहित, मैं आपसे ही सवाल लेकर आता हूं, क्या पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आना चाहिए कि जिस तरह से भारत ने चीन को घेर लिया है उसके बाद पाकिस्तान की क्या हैसियत है और अब सुधर जाए वो? गौरव, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक ये बहुत ही अलग सिनेरियो है जब आप पाकिस्तान के साथ डील करते हैं और आप चाइना के साथ डील करते हैं। जैसा आप कह रहे थे, इकोनॉमी की जो बात कर रहे थे, इकोनॉमिकली जो चीज है, चाइना जो है
विश्व में जो चाइना का आज जो मुकाम है, आई थिंक यू ऑब्वियसली कैन नॉट कंपेयर इट जो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की टू अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। और जो आरजू ने थोड़ी देर पहले कहा था कि इट्स ऑल अबाउट मनी विथ इंडिया, मैं आरजू को ये आई थिंक बताना चाहूंगा कि जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो 7% कम हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर। So we have down from $53.6 billion to $48.7 billion। ये अपने आप में एक समझने की बात है, जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं आत्मनिर्भर वाली बात। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आई थिंक जो रिलेशन रहा है चाइना के साथ, और इसमें रोहित माफ कीजिएगा, इसमें एक फैक्ट और मैं और जोड़ दूं, जो भारतीय रिटेलर्स हैं उनका टारगेट है कि दिसंबर 2021 तक वो चाइनीज गुड्स की बिक्री इस तरह कम करेंगे कि चाइना को $13 बिलियन का डेंट हो, जो कि बहुत बड़ा डेंट होगा अगर हो गया तो। जी तो आई थिंक जो मैं अपना वो पॉइंट खत्म करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप रही है चाइना के साथ पिछले 10-15 सालों में, चाइना इज द ओनली सेवियर फॉर पाकिस्तान। और एक इंग्लिश में कहेंगे जंप और पाकिस्तान कहेगा हाउ हाई, राइट। तो आई थिंक एक मास्टर स्लेव वाली रिलेशनशिप बन चुकी है चाइना की और पाकिस्तान की पिछले 10-15 सालों में। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो हम चीजें देख रहे हैं पाकिस्तान से हो रही है और जो कोशिशें हो रही है, क्योंकि चाइना जो है पूरी तरह आइसोलेट हो चुका है और एलाइज के नाम पर उनके पास सिर्फ शायद आप कहें पाकिस्तान या नॉर्थ कोरिया बचा है, और कोई भी कंट्री आज चाइना के साथ खड़ा नहीं होना चाहती। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन एक चीज मैं चाहता हूं यहां पर समझना, क्योंकि डिप्लोमेसी के लिहाज से वो बहुत अहम है। मैं चाहूंगा रामेश्वर जी आपसे मैं समझूं, क्योंकि आप मॉस्को में हैं, आपको ज्यादा वो चीज समझ में आ रही होगी, आप ज्यादा करीब से महसूस कर पा रहे होंगे। G7 को बढ़ाकर G10 करने जा रहे हैं ट्रंप, जिसमें उन्होंने इंडिया को भी बुलाया है और वो इंडिया जा रहा है, लेकिन वो रशिया को भी बुलाना चाह रहे थे और वो एक्चुअली G11 करना चाह रहे थे। रशिया ने उसमें आने से मना कर दिया। 1962 हमने देखा जब रशिया ने ना इंडिया का साथ दिया ना चाइना का साथ दिया, और जो जानकारी है उसके मुताबिक चाइना ने पहले रशिया को बता दिया था कि वो इंडिया पर अटैक करना जा रहा है। इसके बावजूद रशिया ने ना उनको मना किया ना उन्होंने साथ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक तरफ दोस्त यानी इंडिया है तो दूसरी तरफ भाई यानी चाइना है। अब इस लिहाज से, क्योंकि रक्षा मंत्री रूस में है, क्या आपको लगता है कि रूस की वो पोजीशनिंग चेंज होगी, या भारत जिस तरह से उससे रक्षा सौदे कर रहा है उसके बाद ना चाहते हुए भी या डिप्लोमेसी के दबाव में रशिया को कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और रशिया अपना स्टैंड ले भी रही है। अगर आप देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री आज यहाँ पर हैं और आज इनके डिफेंस मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, मिल रही हैं, बहुत बड़ी एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है, जिसमें आप इसके पहले बता चुके हैं कितनी बड़ी बड़ी डीलें होने जा रही हैं। अगर वो डील हो रही है, इसका मतलब किसी न किसी तरीके से रशिया जो है। आपको रोकूंगा रामेश्वर जी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। LAC पर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। कल कोर कमांडर लेवल की जो 12 घंटे की बातचीत थी वो कामयाब रही है और चीन LAC से पीछे हटने को राजी हो गया है। ये सूत्र बता रहे हमें, सूत्रों के हिसाब से बहुत बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक यानी भारत की जो मांग थी कि 5 जून से पहले की जो स्थिति थी उसको कायम किया जाए, चीन उस पर सहमत हो गया है। कल बहुत बड़ी मैराथन मीटिंग हुई थी कोर कमांडर्स की मॉल्दो में भारत और चीन के बीच, और अब सूत्र बता रहे हैं कि चीन भारत की बात मानने को राजी हो गया है। सुमित चौधरी, सुमित, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, करीबन कल 11 घंटे से ऊपर गौरव बैठक चली। रात को करीबन 10:30-11 बजे बैठक खत्म हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका आउटकम है वो यही कि करीबन 11 घंटे की इस मीटिंग के बाद दोनों पक्ष जो थे वो डिसएंगेज होने के लिए राजी हो। यानी भारत भी उस स्थिति में है कि भारत अब प्रेशर डाल सकता है चाइना पे, और लगातार चीन इसको लेकर सहमति दिखा चुका। और मैं आपको बता दूं, कल ये मीटिंग जो थी मॉल्दो में जो हो रही थी चाइनीज साइड पे, ये चीन के इन्विटेशन पे ही, रिक्वेस्ट पे भी की गई थी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज गौरव, क्योंकि हमारे सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि भारत ने साफ तौर पर चीन को सबसे पहले और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपना मैसेज दिया वो यही था। तो यानी भारत की जो डिमांड थी सुमित की 5 जून के पहले की स्थिति यहां पर कायम की जाए, वो पूरी स्थिति यहां पर कायम होगी अगर ये बात जो सूत्रों के हिसाब से आ रही है ये कायम हो जाती है तो। और फिर जो वहां पर स्ट्रक्चर्स हैं चाइना के LAC के आसपास, क्या वो भी डिसमेंटल करेगा अब चाइना?
देखिए स्थिति 5 मई से पहले की, गौरव 5 मई से पहले की स्थिति कायम रखे, स्टेटस को लाए और डिसएंगेज करे, यानी आप अपने सैनिकों की तादाद जो आपने बढ़ाई है एलएसी के ऊपर वो आप पीछे लेके चलिए यथास्थिति, यानी आप उसी जगह पे जाइए जहां पर आप पहले थे और उसके बाद आपस में बातचीत होगी। लेकिन डिसएंगेज और आपकी स्ट्रेंथ को कम करना ये फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा गौरव एक और चीज जो मैं आपको बता दूं कि कल की मीटिंग में भारत ने चीन को गलवान में हुई वॉयलेंस के तथ्य भी सामने रखे, क्योंकि आपकी तरफ से जब सीओ लेवल पर यह बातचीत हो गई थी, ये राजीनामा हो गया था, तो फिर आपकी तरफ से मैं जल्दी से इस पर अपने एक्सपर्ट्स के कमेंट लेना चाहूंगा। युक्तेश्वर जी, कितनी बड़ी कामयाबी है, कितनी बड़ी जीत है? 12 घंटे बातचीत चली लेकिन चीन को आखिरकार झुकना पड़ा, अब वो पीछे जाने को राजी हो गए हैं। बिल्कुल, चीन को पता है कि जब यूएसए, रशिया, इंडिया, ये URI, इसको जो मैं उड़ी उड़ी बोलता हूं, ये उड़ी उड़ी का डांस जब शुरू हो गया है तो चीन परेशान हो गया है, क्योंकि चीन को पता है कि पीछे से ताइवान, तिब्बत, फिलिस्तीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान का इकोनॉमी क्या है? हाफ ए ट्रिलियन भी नहीं है, 500 बिलियन भी नहीं है, भारत का 3 ट्रिलियन। तो चाइना को सपोर्ट करने वाले कौन बच गए हैं? केवल नॉर्थ कोरिया, जो जिसके पास खाने के लिए लोग एक दूसरे को खाते हैं, वहां नरभक्षी कहा जाता है, और पाकिस्तान, ये बस 2 कंट्री उसके मेन सपोर्टर हैं। मैं आपने बहुत बड़ी बात कही कि चाइना अलग थलग पड़ चुका है, और इसी लिहाज से क्या पाकिस्तान भी अलग थलग पड़ रहा है क्योंकि वो चाइना के सपोर्ट में खड़ा है? मैं आरजू काज़मी आपके पास आऊंगा। आरजू काज़मी, अब समझ में आ रहा है आपको, आप जिसके सपोर्ट में हैं वो खुद भारत की बात मान रहा है, वो खुद भारत के सामने झुक रहा है, तो पाकिस्तान को अब अपनी अकल ठिकाने लगानी चाहिए और समझना चाहिए कि भारत पाकिस्तान से तो हमेशा निपटता रहा है, चाइना को भी हमने ठिकाने लगाया और चाइना को भी हमारी बात माननी पड़ी है। ये बात तो भारत को सोचनी पड़ेगी कि वो कर क्या रहे, क्योंकि चाइना के साथ आपके टर्म्स खराब है, पाकिस्तान के साथ आपको प्रॉब्लम है, नेपाल आपको मार लगा रहा है, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि बार बार और हर कॉर्नर से आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिस दिन आप इसमें से निकल आएंगे, अपने आप को सुपीरियर समझना छोड़ देंगे, मैंने यहाँ क्या सोचनी पड़ेगी आरजू काज़मी? आरजू काज़मी, कोई हमारी जमीन पर दावा करे तो उसको, आरजू काज़मी कोई हमारी जमीन पर दावा करे तो उसको हम पीछे ना भेजें। आरजू काज़मी, कोई विवादित नक्शा अपने राष्ट्र में बनाए तो उसका विरोध भारत ना करे। एक चीज बताइए जो भारत ने यहां पर गलत की हो, अरे आप भारत में घुसपैठ कराते हैं, आप आतंकवादी कैंपों को अपने आप पालते हैं, आपने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पूरी दुनिया जानती है, और आप चाइना जो कि लगातार विस्तारवादी रवैया अपना रहा है। देखिए भारत निपट लेगा। आरजू जी मेरी बात सुनिए, आप जवाब दीजिएगा। आरजू जी आप जवाब दीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। आरजू जी आप जवाब दीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। भारत चीन से निपट लेगा, भारत पाकिस्तान से निपटता रहा है। चाइना के गले कर्ज से गले तक जो पाकिस्तान डूबा हुआ है, वो पाकिस्तान को समझ में आ रहा है आपको? एक दिन चाइना आप लोगों को खा जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप लोगों को पैसा चाहिए, अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं। चाइना आपको मार लगा के चला गया, एक गोली चलाए बगैर आपके इतने फौजी उसने शहीद कर दिए, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कि आप चाइना को जवाब दें या चाइना के साथ किसी। देखिए अब मैं आपको बोलूंगा, आप मानेंगी नहीं, आपको बोलूंगा आप मानेंगी नहीं। चाइना ने माना 53 उसके जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं। खैर ठीक है, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो हम बताएं आपको, और ये सब कुछ यहां पर डिफाइन कर देती है, सारा कोर्स यहां पर करेक्ट हो जाता है, सारा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है और सारी लाइन क्लियर हो जाती है कि चीन पीछे हटने को राजी हो गया है। इससे बड़ी आज की कोई खबर नहीं, क्योंकि लगातार 12 घंटे मीटिंग हुई मॉल्दो में चाइना की तरफ भारत और चीन के कोर कमांडर के बीच, और उसके बाद चीन विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अभिषेक उपाध्याय ठीक इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं, जहां पर चीन पीछे हटने को राजी हुआ है। सीधे चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, तो जो बात लगातार भारत कह रहा था कि चीन को पीछे हटा के दम लेंगे, भारत ने उसमें कामयाबी हासिल कर ली और चीन को आखिरकार झुकना पड़ा। देखिए चीन के पास और कोई चारा नहीं था। 2 बातें बहुत साफ समझनी होंगी। पहली बात तो यह है कि चीन ने अतिक्रमण किया था
फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 4 तक वो घुसा हुआ था। ये बातें वेल एस्टेब्लिश थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तो पहली बात तो चीन का एग्रेशन था। दूसरी बात, जो चीन की हर बार की आदत रही है कि यहाँ पर वो एग्रेशन करता है, उसके बाद उसके जो जवान हैं वो भारतीय जवानों से भिड़ते हैं और उसके बाद वो अपने जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, टैंक और माफ कीजिएगा टेंट और दूसरी चीजें वो स्टैब्लिश कर लेता है। इस बार भारतीय जवानों ने उनका टेंट जलाया, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको भारी नुकसान हुआ है, उनके कमांडर की मौत हुई है। तो अब जाकर के चीन को समझ में आ गया है कि अब जो है इसके आगे कोई चारा बचता नहीं। एक बात और समझनी होगी कि एसओपी और प्रोटोकॉल भी चेंज कर दिए गए हैं। जो पहले स्थिति थी यहाँ पर इस लद्दाख के इलाके में कि हथियारों का इस्तेमाल होता नहीं था, हथियार होते थे पर उनका इस्तेमाल नहीं होता था, अब एक्सट्रीम सिचुएशन में उनके इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी गई है। तो एसओपी बदल गया है। एक बात और समझनी होगी, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल चल रही है। भारत का जो बिल्डअप है वो बहुत ही से कहा जाता है कि अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड बिल्डअप है। और सिर्फ लद्दाख नहीं है, पूरा 3488 किलोमीटर की यहाँ से जो रेंज है, यहाँ से लेकर अरुणाचल सिक्किम तक हर जगह भारत का बिल्डअप है। आईटीबीपी की जो चौकियां हैं वहां पहले से ज्यादा इन्फोर्समेंट हुआ है। ये सब चीजें, यानी आपकी बात का लबोलुआब यही है कि भारत ने जैसे ही अपनी ताकत चाइना को दिखाई, चाइना को समझ में आ गया कि भारत से जीत नहीं सकते, इसलिए बात माननी पड़ेगी। और वो बात यहां पर साबित होती हुई सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, मैं जल्दी से रोहित शर्मा के पास जाऊंगा। रोहित शर्मा, जो बात अभिषेक कह रहे हैं, भारत ने जिस तरह से डिफेंस के लेवल पर, भारत ने जिस तरह से डिप्लोमेसी के लेवल पर चीन को घेरा, चीन को यह समझ में आ गया और चीन झुकने को तैयार है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? I think this is a very conclusive thing. ये होने ही वाला था. It was just a matter of time कि ये कब होने वाला है. और मैं थोड़ा सा पीछे जाके जो आरजू ने कहा, मैं आरजू के एक बात को थोड़ा उन्हें रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि 1999 में जब कारगिल का वॉर हुआ था तो नवाज शरीफ हैड टू कम बेगिंग टू वॉशिंगटन डीसी और बिल क्लिंटन जो थे वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने वाले थे। उन्होंने नवाज शरीफ को कहा था कि मेरे पास आई हैव 2 pieces ऑफ पेपर, एक में लिखा है कि आप जो है अपनी आर्मी को पीछे लेंगे और दूसरे में आप लिखा है कि हम आपको टेररिस्ट स्टेट घोषित करने वाले हैं। सो चॉइस इज योर्स टू मेक। तो आरजू जो थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम नहीं संभाल सकते हमारी चीजों को, आई थिंक वी हैव प्रूवन इट अगेन एंड ओवर अगेन कि हमें कहीं पे जाके किसी के साथ सर झुका के बात करने की जरूरत नहीं है। वी आर वेरी वेल इक्विप्ड टू डील विद ऑल चैनल्स, बी इट डिप्लोमेसी, बी इट वॉर, बी इट एनी लेवल। तो मैं आरजू काज़मी से यही सवाल ले लेता हूं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। आरजू काज़मी, चीन गिड़गिड़ा रहा है। चीन के बुलावे पर ही भारत कल बात करने को राजी हुआ और भारत की बात चाइना को माननी पड़ी। चीन गिड़गिड़ा रहा है कि रशिया में हमसे बात कीजिए, भारत बात नहीं कर रहा है और आज भारत की बात मानने को राजी होना पड़ा है चाइना को। सूत्र बता रहे हैं कि वो एलएसी से पीछे हटेगा। इससे आपको भारत की ताकत का अंदाजा नहीं होता? सर बिल्कुल, मुझे भारत की ताकत का अंदाजा तो उसी वक्त हो गया था जब आप ही के आके एक पॉलिटिशियन ने लिखा था कि जी सरेंडर मोदी लिखा था नरेंद्र मोदी जी को, तो उसी से अंदाजा हो रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से चाइना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना भी पीछे नहीं हटा है। मुझे यकीन है कि जो आप न्यूज दे रहे हैं वो भी आपकी फेक न्यूज होगी, क्योंकि इंडियन मीडिया वाहिद है जो अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाता है। कम से कम अपने लोगों को तो सही न्यूज दिया करें। अभी भी आपके 20 अच्छा, पाकिस्तान के मीडिया में जब ये खबर छप जाएगी तब मान लेंगे आप? पाकिस्तान की मीडिया में और चाइना का ग्लोबल टाइम्स जो कि प्रोपेगेंडा अखबार है, जब इस बात को छाप देगा तब मान लेंगे आप? तब भी आप डिनाल मोड में रहेंगे जो पाकिस्तान का एसओपी है। फेक न्यूज नहीं देता आप लोगों की तरह। आप लोग फेक न्यूज देते हैं और उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। मजे की बात तो ये कि आप लोगों को हम फेक न्यूज देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस हम में बहुत है कि हम पाकिस्तान से भी निपट लेंगे, हम चाइना से भी निपट लेंगे और दुनिया में आज भारत का लेवल बहुत ऊपर है पाकिस्तान से और चाइना से। हम बहुत ऊपर है अपनी ताकत के लिहाज से। ठीक है, मैं जल्दी से आपसे, आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं मानता हूं आप ना आप मेरी बात मानेंगी ना आप इस खबर को मानेंगी और लगातार डिनाल मोड में रहेंगी। लेकिन युक्तेश्वर जी, इसका कितना बड़ा फर्क पड़ा है जो बात अभिषेक कह रहे थे कि भारत ने जैसे ही अपना एसओपी चेंज किया, भारत ने जैसे किया कि एक्सट्रीम कंडीशन में आप अपनी जो पॉलिसी है हथियारों को नहीं इस्तेमाल करने की वो चेंज की, जैसे ही मिरर डिप्लॉयमेंट किया, जैसे ही वहां पर अपनी ताकत दिखाई, क्या चाइना को समझ में आ गया कि नहीं अब तो जो पीछे हटना पड़ेगा? बिल्कुल समझ में आ गया है। और मैं केवल मैडम, मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, पर आरजू मैडम को यह बताना चाहता हूं कि हमारा भारतीय चैनल है, चाहे TV9 हो, वो फेक न्यूज नहीं चलाता है। क्योंकि हमारे पास जो हमारे जैसे मैं जुड़ा हूं तो हम लोग चीन को बिल्कुल डायरेक्टली देखते हैं, चीनी भाषा को हम समझते हैं और चीन का जो ख्वांचू शिपाओ, जिसका इंग्लिश टर्म है ग्लोबल टाइम्स, वो क्या क्या प्रोपेगेंडा का पंडितत्व कर रहा है वो सबको मैं डायरेक्टली देख रहा हूं।
कि कैसे वो संघाई में कि भारतीय लोग का खाना बहुत अच्छा है, तो रेस्टोरेंट अच्छा है, तो बहुत बिल्कुल ही सिमट गया है। वो चाहता है और बातचीत करने के लिए, और हम कुछ डायरेक्ट देते हैं, हम कोई प्रोपेगेंडा और फेक वीडियो नहीं चलाते हैं, हम पूरा देखते हैं उसको समझ करके, और तब मैं बात करता हूं। मुझे पता नहीं है कि मैडम ठीक है, वो नहीं मानेंगी युक्तेश्वर जी, वो नहीं मानेंगी, आपकी बात भी नहीं मानेंगी, वो कहेंगी नहीं हम नहीं मानते, ठीक है, और हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि वो मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन कम से कम उनको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे चीन विस्तारवादी रवैया अपना रहा है, भारत ने तो जवाब दे दिया, भारत तो उसके आगे नहीं झुका, लेकिन एक दिन पाकिस्तान का क्या हाल होगा? पाकिस्तान का वही हाल होगा जो जैसे आप देख रहे हैं श्रीलंका में जो एक चीन ने वहां पे बना के रखा हुआ था, और उसको हाटमबुद्दा बोलते हैं, और उसमें अब श्रीलंका को पैसा दिया था, अब श्रीलंका के पास पैसा नहीं है वापस करने के लिए। तो उसी तरह से पाकिस्तान के पास को जिस तरह से उसको एक पिछलग्गू देश बना करके और पैसा दे करके, क्रेडिट दे करके उसे कर रहा है, तो पाकिस्तान के पास तो पैसा रहेगा नहीं उसको वापस देने के लिए, तो पाकिस्तान क्या हो जाएगा? वो एक तरह से चीन का वैसल, एक तरह से कॉलोनी, इकोनॉमिकली कोलोनाइज्ड स्टेट हो जाएगा, जैसे पहले क्या होता था। ठीक है, तो मैं आता हूं युक्तेश्वर जी आप लोगों के पास, लेकिन बहुत बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं, LAC से पीछे हटने को राजी हो गया है चीन, और मेरे संवाददाता सुमित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वो आपको अब समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कहां से चीन पीछे हटेगा। सुमित, ओवर टू यू। देखिए गौरव, आज जो एक मेजर ब्रेक थ्रू था कल पूरी मीटिंग का, वो यही कि दोनों तरफ से डिसएंगेज होने के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस 11 घंटे की मीटिंग के दौरान भारत ने ये सबसे पहली चीज या मेजर चीज जो रखी थी वो था पैंगोंग त्सो लेक से चाइनीज सोल्जर्स हटे, डिसएंगेज हो, वहां से हटे। मैं आपको सबसे पहले इस मैप के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार पैंगोंग त्सो विवाद ही सबसे ज्यादा मेजर कंसर्न है, और ये पैंगोंग त्सो लेक आखिरकार है क्या। ये पूरा अगर आप देख रहे हो कि ये पैंगोंग त्सो लेक यहाँ से शुरू होता है और करीबन यहाँ तक जो चीनी इलाका है या फिर इधर इलाके के अंदर जाता है, करीबन 134-135 किलोमीटर का है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि इसको फिंगर्स में बांटा गया, फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसके अलावा ये पूरा इलाका करीबन 2 तरफ से इसकी पेट्रोलिंग होती है, एक बोट से और दूसरा फुट पेट्रोलिंग, ये बिल्कुल इसके साथ साथ के अंदर, जो इस पूरे फिंगर्स के साथ साथ। अब चीन का परसेप्शन लगातार मानने का यह है कि जो उसका चाइनीज लाइन ऑफ क्लेम है वो फिंगर 2 पर आता है। भारत LAC जो डिफाइंड है, जो हर तरफ से डिफाइंड है, वो फिंगर 8 पर आती है। चीनी सैनिकों ने मई के महीने में इसी तरफ आकर फिंगर 4 के पास अपनी जो डिप्लॉयमेंट थी वो कर दी। इससे पहले गौरव खास तौर पे जो था वो दोनों म्यूचुअली पेट्रोल करते थे फिंगर 4 से फिंगर 8 के करीब। ये करीब 8 किलोमीटर का इलाका है, 8 किलोमीटर के इलाके के अंदर म्यूचुअल पेट्रोल होता था, लेकिन चीन ने अपनी चुपचाप डिप्लॉयमेंट आगे बढ़ा दी और यहां पर अपनी बोट्स और दूसरी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया ताकि हमारे सैनिकों को रोका जा सके। और यहीं पर लगातार अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर एक चट्टान नुमा चीज है, क्योंकि ये फिंगर सारा इलाका जो है ये पूरे चट्टानी इलाका है, तो इधर यहां पर अपने नीचे कई जगहों पे अपनी पोस्टें बना दी, यहां पर डिप्लॉयमेंट कर दी। भारत की डिप्लॉयमेंट भी यहां तक है। अब वो पेट्रोलिंग करने से भी रोक रहा है और बोट्स को आगे जाने से भी रोक रहा है। और भारत ने यही कहा कि आप पैंगोंग त्सो के ऊपर यथास्थिति बनाएं, यानी जो यथास्थिति पहले थी, मई महीने के शुरुआत में थी, वो यथास्थिति आप कायम रखें। लेकिन चीन इसको लेकर लगातार कन्फ्रंट कर रहा था। लेकिन अब कल जो 11 घंटे की मीटिंग हुई उसमें ना सिर्फ भारत ने अपनी पैंगोंग त्सो लेक को लेकर बात रखी, बल्कि ये भी रखा कि गलवान के अंदर या फिर PP-14 के पास जो आपस में जो वायलेंस हुआ था उसको लेकर आप सुलझाएं। गौरव, बैक टू यू। शुक्रिया सुमित। तो सुमित ने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको कि आखिर LAC पर किस जगह से चाइना की आर्मी अब पीछे हटेगी, PLA को किस तरह से अब पीछे हटना पड़ेगा और कैसे अब वहां उनको अपने एरिया में जाना पड़ेगा, और किस तरह से वो जो LAC नहीं मानते उस LAC को उनको मानना पड़ेगा। तो भारत चीन टक्कर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन जहां विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा था, वहां अब उसको भारत की बात माननी पड़ी है। 12 घंटे की कोर कमांडर लेवल की मोल्दो की बातचीत के बाद चीन LAC से पीछे हटने को राजी हो गया है, और यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, भारत की बहुत बड़ी कामयाबी, और वो होना था जो लगातार दिग्गज जानकार बता रहे थे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आरजू, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी लगातार हमारी यह कवरेज जारी रहेगी। भारत चीन टक्कर वॉर रूम जारी रहेगा। आप रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।